हेलो, माय नेम इज़ कार्तिकेय सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 360। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आई हैं, कब कब आई, कब उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट हुई है, किस किस तरीके से उन्होंने मतलब अपना जो ट्रेड का जो रिलेशन है वो इंडिया में फैला के अपने प्रॉफिट्स कमाए अपने अपने कंट्रीज़ में जाए। इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए सबसे पहले हम लोग चलेंगे पुर्तगाल की तरफ। क्यों? क्योंकि जो है हम लोग सबसे पहले यही पढ़ चुके थे कि पुर्तगाल वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एंटर इनटू इंडिया एंड द फर्स्ट पर्सन वाज वास्को ड गामा। 1498 वास्को ड गामा, ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। 1498 में वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप से, ये केप ऑफ गुड होप वाज अ सी रूट जिससे वास्को ड गामा इंडिया तक पहुंचा था ऑन द पोर्ट ऑफ कैलिकट, और उसका स्वागत किया था जमोरी ने। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ, ठीक है। अब ये वास्को ड गामा, देखिए ट्रेड का एक सिंपल सा उसूल है, या कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, कि ट्रेड का एक सिंपल सा उसूल ये होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ट्रेड करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। तो यही हम जो है हर यूरोपियन कंट्री के साथ देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से वो इंडिया के जो है स्पाइसेस हो गए, कपड़े हो गए, रिसोर्सेज हो गए, कैसे रॉ मटेरियल्स को या फिनिश मतलब मटेरियल्स को लेके पहुंचते थे अपने कंट्रीज में, वहाँ उसको दुगने दाम पे तिगुने दाम पे बेचा करते थे और फायदे कमाते थे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि जब 1498 में वास्को ड गामा इंडिया आया था, तो जब उसने अपने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ से खरीदे होंगे और जब वापस वो पुर्तगाल में गया और उसे बेचा, तो उसको 60 टाइम्स 60 गुना मुनाफा हुआ था। अब ये 60 गुना मुनाफा एक तरीके से घंटी बजाती हैं बाकी जितने लोग हैं, बाकी जितने ट्रेडर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई सबका ये है कि हमें भी मुनाफा हो। तो इसी लाइन में हम लोग देखते हैं कि 1500 में एक पर्सन पेड्रो अल्वारेस इंडिया है, सॉरी इनका पूरा नाम है पेड्रो अल्वारेस कब्राल। पेड्रो अल्वारेस कब्राल, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये केवल ट्रेडर ही, एक ऐसा सिंपल ट्रेडर नहीं था जो इंडिया में आया और जो है इसने मतलब चीज़ें मतलब इकट्ठा की और बाकी बेचा था। इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आ सकता है कि यही वो बंदा है जिसने ब्राज़ील की खोज की है। ये जो मॉडर्न डे हम लोग ब्राज़ील देखते हैं, जो इस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है हमारे ये जायर बोल्सोनारो, जो ये मॉडर्न डे के ब्राज़ील का यही खोज करता था, यही डिस्कवरर थे ब्राज़ील के, पेड्रो अल्वारेस कब्राल। ये 1500 में आए, फिर इनके यहाँ पे आए, ट्रेडिंग की, फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि 1502 में दोबारा वास्को ड गामा की एंट्री होती है। ऑब्वियस सी बात है, एक बार इन्होंने 1498 में इंडिया से कमाए हुए 60 टाइम्स का प्रॉफिट देख ही चुके थे, तो ये दोबारा आना चाहते थे और ये 1502 में वास्को ड गामा इंडिया वापस आए। अब देखिए इस चीज़ को ये समझिए कि अब ये हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो केवल पुर्तगाली आए, बट लास्ट लेक्चर में आपने बोलोगे कि सर कि जो है आपने बताया था कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स और जो है फ्रेंच और कई स्वीडिश भी आए थे, डैनिश भी आए थे, कई लोग आए। ये देखिए इनके आने का मेन रीज़न यही था कि कैसे इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, या एक्सप्लॉइट क्या मतलब ट्रेड करके अपने लिए प्रॉफिट ज़्यादा कमाए थे। अब ये सबसे बड़ा दिमाग में सवाल ये बैठता है कि हम लोग कैसे इस तरीके से एक तरीके से गुलामी की तरफ कैसे बढ़े, या यहाँ के राजाओं ने कुछ किया कि नहीं, चाहे यूनिटी की बात है। तो देखिए सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि ये लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, ये 60 टाइम्स वहाँ जाके बेच रहे हैं। तो अब देखिए ट्रेड का क्या है, बायलेटरल ट्रेड जब होती है तो फ़ायदा दोनों तरफ होता है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा क्या हो रहा था, यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी चीज़ें बिक रही थी। उनकी चीज़ें बिकने का मतलब उस समय राजा जो भी हुआ करते थे या जो भी राजतंत्र हुआ करता था, उनको रेवेन्यू ज़्यादा जाना इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो अभी भी हम लोग पे करते आए। अब तो
डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस जाता है। तो कहने का मतलब उस समय के राजा भी फिर चाहते थे कि और यूरोपियन कंट्रीज आए और यूरोपियन कंपनीज आए कि ट्रेड को और बढ़ावा मिले, जिससे उनको टैक्स का मतलब वसूली होते रहे। और उधर यूरोपियन कंट्रीज में जो पुर्तगाल की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ के राजा भी चाहते थे कि मतलब इनका ट्रेड एक्सपेंशन और होता रहे। तो इसी क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पुर्तगाल ने इंडिया में कई वाइसरॉयज को अपॉइंट किया, कई आए, कई गवर्नर्स आए और उनकी क्या क्या पॉलिसी रही है। और देखिए, कहने को तो ऐसे अगर देखने चले तो कई लोग तैयार हो जाएंगे। वो कहने का मतलब कि कई गवर्नर्स हैं, कई वाइसरॉयज हैं, तो जो उनमें भी सबसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते उनको मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया, जिसमें से सबसे पहला नाम हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय हु इज फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया। इनके बारे में क्यों लिखा है कि सर, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है सर? एक्चुअली देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी में ये था कि अब हमें सभी मालूम है कि हम लोग को ये कि जो अपना इंडिया है वो पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर मतलब कि इट इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑन वाटर। ये रहा पानी, ये पानी है और ये पानी, ठीक है। तो सबसे पहले आने वाले हैं हमारे पुर्तगाली, और पहले पुर्तगाली वाइसरॉय जो कि थे फ्रांसिस्को दे अल्मीरिया, ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाए। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या कहती थी, या इनको इस तरीके से ऐसे समझिए कि ये जो पानी के रास्ते हैं ना, ये जितने पेनिनसुलर रीजन के पानी के रास्ते हैं उनको एक तरीके से मजबूत करना फॉर द पुर्तगाली नेवी। कहने का मतलब एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रेड हमारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी रही। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते आए कि 1505 और फिर नेक्स्ट जो आए थे उसमें 1595 में करीब 90 इयर्स का गैप रहा है। कहने का मतलब इन्होंने 90 सालों तक ये इन्होंने अपना बढ़िया इसको एंजॉय करते रहे, चीज़ों को, यहाँ इंडियन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते रहे, अपने यहाँ बेचते रहे और दोनों तरफ को फ़ायदा पहुँचता रहा है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या कहती है कि ये इंडियन पेनिनसुलर रीजन के जितने वाटरवेज हैं उन पे एक तरीके से ये चाहते थे कि पुर्तगालियों का कब्जा हो जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोई भी अगर आना चाहता, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1453 में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने जो ट्रेड रूट था वाया लैंड, इसको डिसरप्ट कर दिया था बाय कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तूनिया भी कहते हैं उसको। 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने ट्रेड रूट वाया लैंड को 1453 में इन्होंने डिसरप्ट कर दिया था। इसीलिए ऑल्टरनेटिव खोजे गए कि जो है पानी के रास्ते चला जाए। ठीक है, पानी के रास्ते तो आप आ चुके हैं, तो अब पानी पे एक तरीके से एकाधिकार करना, मोनोपोली स्टैब्लिश करना, ये फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया की ब्लू वाटर पॉलिसी यही कहती है। ये एक इम्पोर्टेंट मार्क है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉलिसी रही और इसीलिए हम लोग फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड वाइसरॉय, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक तरीके से ऐसे कहिए कि ये कह लें कि फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय फ्रांसिस्को दी अल्मीरिया जो थे, इन्होंने एक तरीके से फाउंडिंग करी, या कहते हैं ना कि फाउंडिंग स्टोन रखना, जो कहते हैं कि फाउंडेशन बनाना। बट ये जो ये सेकेंड वाइसरॉय अफोंसो दे अल्बुक्यर्क, इन्होंने एक्चुअली किस तरीके से नींव को मजबूत किया है भारत में, वो इनको क्रेडिट जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार इंडिया में ये हुआ कि किसी फॉरेन, मतलब फॉरेन के कंट्री के, या कह रहे हैं कि फॉरेन पावर ने इंडिया के चीज़ों को कब्जाना चालू कर दिया, कि कब्जा कर लिया, मतलब लैंड रूट, मतलब लैंड मास पे कब्जा बना लिया। कैसे? ये 1510 में एक किस्सा है। 1510, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। 1510 में अफोंसो दे अल्बुक्यर्क ने बीजापुर पे चढ़ाई कर दी। कहाँ? बीजापुर पे चढ़ाई कर दी, और उस समय के तत्कालीन राजा आदिल शाह को इन्होंने डिफीट करके किसको अपने कब्जे में कर लिया? गोवा को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कब? किसने? अफोंसो दे अल्बुक्यर्क 1510,
बीजापुर पे जब चढ़ाई की तो आदिल शाह को हरा के गोवा को कब्जा लिया। और ये बात लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी वो सबसे पहले पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट भी पुर्तगाली ही थे, क्योंकि ये जो ये गोवा वाला जो पोर्शन है ये 1961 में आज़ाद हुआ है। कहने का मतलब आने वाले भी सबसे पहले यही 1498 में आने वाले और जाने वाले 1961 में जो 1510 में कब्जा लिया गया था बाय अफोंसो दी अल्बुकर्क, इसने इसको इस गोवा को 1961 में आज़ादी मिली है फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल। ठीक है, दूसरी बात ये कि इन्होंने कोचीन को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया। सेकेंड वाइसरॉय अफोंसो दे अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मतलब इस वीआईपी पर्सन ही कह लीजिए इस पूरे टॉपिक का, पुर्तगाल में सबसे वीआईपी सेकेंड वॉइसरॉय यही रहे। एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, एक बहुत अच्छा एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इनकी ये फर्स्ट पुर्तगाल वाइसरॉय जो थे फ्रांसिस्को दे अल्मीडिया ने, इन्होंने पॉलिसी चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें ये बताया मैंने कि जो है ये जो ट्रेड रूट है वाया सी या सी रूट से, तो इसमें एकाधिकार करना चाहते थे पुर्तगाली की मोनोपोली स्टैब्लिश करे ताकि कोई आ ही ना पाए। जब कोई आ ही नहीं पाएगा तो इन्हीं का राज चलता रहेगा। इनकी एक और पॉलिसी थी मैरिज पॉलिसी। मैरिज पॉलिसी, ये मैरिज पॉलिसी क्या कहती है साहब? ये मैरिज पॉलिसी ये है कि वहाँ जो पुर्तगाली लोग थे वो यहाँ से आते थे और यहाँ भारतीय लड़कियों से उनकी शादी कर दी जाती थी। एक तरीके से कल्चरल इनहेरिटेंस बढ़ाने की बात हो रही है और हम भारतीय अपने रिश्ते निभाने में सबसे आगे रहते हैं, जिसके वजह से ये मैरिज पॉलिसी जो लेके आए थे अफोंसो दी अल्बुकर्क, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रही इन लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है 10th गवर्नर नुना दी कुन्हा। नुना दी कुन्हा ये 10th गवर्नर हैं। इनके बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, इनके बारे में आप ये चीज़ जान लीजिए कि इन्होंने अपनी कैपिटल कोचीन से शिफ्ट करके कोचीन को किसने कैपिटल बनाया था? सेकेंड वाइसरॉय अफोंसो दी अल्बुकर्क ने। 10th गवर्नर नुना दी कुन्हा जो है, इन्होंने गोवा को कैपिटल डिक्लेयर किया। गोवा को कैपिटल किसने डिक्लेयर किया है? 10th गवर्नर नुना दी कुन्हा ने। अब यहाँ पे दो चीजें फंसती हैं। एक तरीके से क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोवा को पुर्तगाल की कॉलोनी बनाया किसने है? तो वो है सेकेंड वाइसरॉय अफोंसो दी अल्बुकर्क। और अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे या ये सवाल मतलब इंटरेस्टिंगली या घुमा फिरा के ये पूछे कि उसको कैपिटल किसने डिक्लेयर किया था, क्योंकि कैपिटल भी डिक्लेयर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही एक सेंटर बन जाता है आपके लिए। तो कैपिटल किसने डिक्लेयर किया था? तो वो थे ये 10th गवर्नर नुना दी कुन्हा। ठीक है, इनके बारे में कुछ एक और इंफॉर्मेशन है, मार्क कीजिए 1559 में इन्होंने इसने नुना दी कुन्हा ने दमन ये जो कि अब यूनियन टेरिटरी इंडिया की, इसको कब्जा लिया और 1535 में इन्होंने दीव को कब्जा लिया। दमन एंड दीव जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ये कब्जा लिया इन्होंने। ठीक है, इनके बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, ये कहना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली वाइसरॉय या कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जो डूब गया, मतलब जिसकी डेथ नेचुरल कॉजेज से नहीं या किसी और चीज़ से नहीं, डूब के जिसकी डेथ हुई है, तो वो ये पर्सन नुना दी कुन्हा। ये डूब गए थे बेचारे, ये शिप से अपने जा रहे थे और वही जो रूट हम लोग ने देखा है जिससे मतलब ये वास्को ड गामा इंडिया आए थे ये लोग, उसी रूट से केप ऑफ गुड होप में इनकी शिप रेक हो गई, मतलब जो है कुछ
खराबी हो गई, चाहे तूफान आ गया होगा, ये डूब गए। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी मौत डूबने से हो गई। डूबने से कहने का मतलब पानी में जो डूब गया, ऐसा कोई मतलब ऐसा कहीं डूब नहीं गया। मतलब कहने का मतलब अपने वॉयज पे निकले थे और वॉयज के समय ही इनकी डेथ हो गई बाय ड्राउनिंग। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक ये चीज मैंने लिखी हुई है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रिंस हेनरी एक्चुअली ये पुर्तगाल के किंग थे। इनको द नेविगेटर का टाइटल दिया गया है। नेविगेटर क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज में इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा थी, दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर करना। और इन्हीं की ये देन है जिस तरीके से ये मतलब चलाते थे पॉलिसीज, या मतलब जिस तरीके से ये चाहते थे कि मतलब दूसरे देशों की या दूसरे जियोग्राफिकल टोपोग्राफी की खोज की जाए, वो इन्हीं की देन है जिससे पुर्तगाल इंडिया में पहुंचे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये पॉइंट मिलेगा कि प्रिंस हेनरी जिनको टाइटल मिला था दी नेविगेटर का। नेविगेटर मतलब आपको पता होगा जो नेविगेट करता है, ठीक है। और फिर क्या है, ये हमने ये देख लिया कि 1498 वास्को ड गामा नेविगेटर। हाँ, एक पुर्तगाल में इस समय एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी चली, अच्छी पॉलिसी क्या कह लें कि एक तरीके से बता लेते हैं कि एक 3G कंसेप्ट आया था वहाँ। 3G कॉन्सेप्ट था। अब ये 3G कॉन्सेप्ट, ये वो मोबाइल टावर वाला 3G नहीं, ये 3G, दिस 3G स्टैंड्स फॉर गोल्ड, गॉड, ग्लोरी। गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी। कहने का मतलब गोल्ड कमाना मतलब पैसा, क्योंकि भाई ट्रेड हम लोग कर ही क्यों रहे हैं आखिरकार, पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं ना। और गॉड, ये भी आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मिशनरीज जो मतलब आने लगते थे अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, तो ये गॉड से थ्योरी को रिलेट की जाती है। और ग्लोरी इसलिए क्योंकि यूरोप में ये बहुत आमूमन हो गया था कि सबको अपना वर्चस्व दिखाना था कि हम आगे हैं। तो ये कंसेप्ट उस समय बहुत हो रहा था कि 3G, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ठीक है। और एक और एक और क्वेश्चन जो पुर्तगाल से बनता है, बहुत ही फेमस कह रहा हूँ, सॉरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगालीज आर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड में एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बैकग्राउंड में, कि एक शहर हुआ करता था एबिसीनिया एक शहर हुआ करता था। आप ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एबिसीनिया इस समय मॉडर्न उसका क्या नाम है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, मॉडर्न उसका नाम जो है, उसके एक डायरेक्टर हैं WHO में, या आप तो खैर क्लियर ही हो गया, इट इज इथियोपिया, है ना। ये एबिसीनिया जो देश था, मॉडर्न ने उसका नाम है अब इथियोपिया हो गया है। उसी से जो WHO के जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो इस समय काफ़ी उनके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है कि चाइना वाइना, ये सब तो खैर दूसरी बात है। तो एबिसीनिया पे अपने उसको कह रहे हैं कि अपने क्या नाम है, क्रिश्चियन रिलीजन को वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एबिसीनिया प्रिंटिंग प्रेस जा रही थी एबिसीनिया मॉडर्न डे इथियोपिया में। अब वहाँ क्या हो गया कि जाना तो उसको केप ऑफ गुड होप से ही है, एक रास्ता है यहाँ से। जब वो गोवा पहुंचा, ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, ये जो और जो टेक्नीशियंस थे उसके साथ, ये जो पूरा जो काफिला था, मतलब प्रीस्ट का, उसमें कुछ टेक्नीशियंस थे, क्योंकि आखिरकार प्रिंटिंग प्रेस को ऑपरेट करना है। तो ये जब काफिला जब गोवा पहुंचता है, तो वहाँ खबर मिलती है कि ये जो मॉडर्न डे इथियोपिया एबिसीनिया है, ये अब इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ को, मिशनरीज को अपने मतलब वो करने के लिए, एक्सेप्ट नहीं करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो वही प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गोवा में रह गया। और यहीं से ये पॉइंट बनता है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द पुर्तगालीज इन गोवा। तो इसीलिए इंडिया का फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालीज को कहा जाता है। और ये एक कंप्लीट लेक्चर था पुर्तगाल से लेकर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे यूरोपियन कंट्री जो कि है डच।
डच से बहुत ज़्यादा सवाल हमारे उसमें नहीं आते हैं, वो मतलब एग्जाम्स में। डच से रिलेटेड कुछ ही आप चीज़ें जानिए कि ये हाँ, जहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे कि पुर्तगालीज ने हमारे इंडियन स्पाइसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी इन कंपैरिजन टू क्लॉथ एंड ऑल मटेरियल्स, वहाँ डच ने इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार कर लिया। कहने का मतलब मसाले वो इंडोनेशिया से ले जाते थे और हमसे ये लेके जाते थे फैब्रिक्स या क्लॉथ्स के लिए, क्लॉथ/फैब्रिक्स। तो कहने का मतलब जहां वर्ल्ड लेवल पे हमारे मसालों को पहचान दिलाई पुर्तगाल ने, वहां वर्ल्ड लेवल पे डच ने हमारे क्लॉथ्स को, कपड़ों की एक तरीके से मतलब वर्चस्व स्थापित किया दूसरे देशों में। ठीक है, डच से रिलेटेड एक और चीज आप जान जाइए कि ये डच आए किसके लीडरशिप में थे। तो इट वाज हाउटमैन। डच केम इनटू द इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ हाउटमैन। और एक सबसे इम्पोर्टेंट और ये जो तारीख लिखी हुई है दैट इज 1759, ये एक ऐसी हिस्टोरिकल तारीख साबित हुई डच के लिए जिसने डच का फ्यूचर तय कर दिया इंडिया में। बिकॉज इस दिन हुआ था आपका बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ विदेरा भी कहते हैं इस तरीके से इसको, या और एक तरीके से और इसको कह सकते हैं, 3 तरीके से इस बैटल को कहा जाता है। बैटल ऑफ हुगली। ये तीनों में से कोई भी बैटल दे दे आप 1759 को ही समझिएगा और इसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। 1759 में बैटल ऑफ चिंसुरा होता है, बैटल ऑफ और या इसको बैटल ऑफ विदेरा कह लीजिए या बैटल ऑफ हुगली कह लीजिए। इसका आउटकम पहली बात तो अगर बैटल है तो 2 पार्टीज होंगी। तो पहली पार्टी थी हमारी डच ऑब्वियसली और दूसरी पार्टी थी ब्रिटिश। क्योंकि एक्चुअली देखिए होता क्या है कि सबको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अब कोई किसी के एरिया में या एक तरीके से हो जाए तो थोड़ी सी कंफ्लिक्ट पैदा हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स और डच में ड्यू टू द ट्रेड रिलेशंस ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और एक वॉर हुई बैटल ऑफ चिंसुरा, या उसको बैटल ऑफ विदेरा कह लीजिए या बैटल ऑफ हुगली कह लीजिए। तीनों वॉर एक ही हैं 1759 में। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया, डच हार गए और यहीं से उनका पैकअप चालू हो गया। कहने का मतलब बोरिया बिस्तर इन्होंने अपना बांधना चालू कर दिया। इनको ये समझ में आ गया था कि अब इंडिया में इनके लिए कुछ बहुत ज्यादा बचेगा नहीं। ये था हमारा पुर्तगाल और डच। अभी नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को देखेंगे। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे इन्फॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर करें। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो उसे मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें। थैंक यू। पढ़ते रहिए।